अच्छा, तो तुम्हें सच सुनना है आयत। ठीक है, तो सच सुनो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और अगर तुमने मेरी जगह किसी और को देने की कोशिश की तो धड़ाक एक जोरदार थप्पड़ 18 साल सालार के मुंह पे पड़ा था। आयत ने इसे हैरत से देखा था। वो कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ये बात कहते हुए? तुम होते कौन हो मेरे साथ इस लहजे में और इस किस्म की बात करने वाले? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मुझसे 5 साल छोटे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? वो कहने लगा, क्यों? किसी से मोहब्बत करना क्या जुर्म है? सालार की आंखों में इस वक्त आंसू झिलमिला रहे थे। उसे देख के लग रहा था कि जैसे अपने हवासों में नहीं है। जो खबर उसे अपनी माँ से सुनने को मिली थी वो सोच भी नहीं सकता था। आयत कहने लगी, मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, लेकिन मोहब्बत इससे करो जो तुम्हारी उम्र की हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ, सालार कहने लगा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयत कहने लगी, जो बात तुमने मुझसे अभी कही है मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ना सुनूं। ये कहते हुए जैसे ही वो इसके कमरे से वापस पलटी तो सालार ने बाजू से पकड़कर इसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। फिर अपना चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल करीब करके कहने लगा, आयत मुजतबा, तुम मेरी हो सालार की, एंड आई लव यू सो मच। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। सालार का ये कहना था कि जब आयत ने एक और जोरदार थप्पड़ से मारा था। फिर अपना बाजू सालार की मजबूत गिरफ्त से छुड़वाने लगी। मगर सालार बस उम्र में ही इससे छोटा था, दिखने में इससे बड़ा लगता था। कद में भी और जिम जा जाके इसकी जसामत काफी दिलकश हो चुकी थी। वो अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा था। आयत अपना आप इससे छुड़वा नहीं पा रही थी। आयत कहने लगी, मेरा बाजू छोड़ो, मुझे नहीं पता था तो इस कदर बदतमीज हो जाओगे। आयत चाहकर भी इसकी मजबूत गिरफ्त से अपना आप छुड़वा नहीं पा रही थी। वो कहने लगा, आयत, अगर तुमने अपने आने वाले रिश्ते पर इनकार नहीं किया तो याद रखना, मेरा पागलपन तुम देखोगी और मेरा पागलपन तुमसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मुझे अच्छे तरीके से जानती हो। ये सुनकर आयत पहले तो कुछ घबराई थी, लेकिन फिर कुछ संभल गई। आयत कहने लगी, तुम मुझे धमकियां दे रहे हो? मैं तुम्हारे मुंह पर एक और थप्पड़ मार दूंगी। मेरा बाजू छोड़ो तुम। वो किसमिसा कर रह गई थी, लेकिन सालार तो यूं था कि पता नहीं इसके साथ क्या कर गुजरेगा। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे 2 थप्पड़ खा चुका हूँ, लेकिन अगर तीसरा थप्पड़ तुमने मारने की कोशिश की तो जो कुछ मैं करूँगा तुम भूल नहीं पाओगी। तुम थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हारे चेहरे पर अपने होंठ की छाप छोड़ दूंगा। ये सुनकर आयत के 14 तबक रोशन हुए थे। जिसे वो बच्चा समझती रही वो इसके होश उड़ाने वाली बात करने लगा। फिर कहने लगा, आयत मारो थप्पड़ और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। सालार की बात सुनकर आयत यूं थी कि गुस्से से आपे से बाहर हुई है। वो कहने लगी, मेरा बाजू छोड़ो वरना मैं मामू को बुला लूंगी या शोर मचाऊंगी। तुम्हारी बदतमीजी मैं सबको बताऊंगी कि तुम इस कदर घटिया सोच रखते हो मेरे बारे में। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी भी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, सालार कहने लगा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है आयत, और बचपन से करता आ रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है। और अब मैं मोहब्बत के ऐसे मुकाम तक पहुँच गया हूँ कि जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। मैं अम्मी से बात कर लूँगा कि तुम्हारे लिए रिश्ते देखना छोड़ दें। आयत ने बामुश्किल सालार की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाया था। वो कहने लगी कि तुम मुझसे छोटे हो और मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। सालार कहने लगा, तो अब सोच लो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी, वरना मैं तमाशा लगा के रख दूंगा, तुम्हारा भी और अपना भी। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और आयत बेड पे बेजान होकर बैठी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सालार को हुआ क्या है। इसने तो कभी
नहीं सोचा था कि कभी सालार इसे ये सब कहेगा। वो सालार के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकती थी। वो ये सोच रही थी कि अगर मामू और मुमानी को पता चल गया तो इसके बारे में क्या सोचेंगे। वो इनके बेटे को फंसाने के लिए यहाँ आई थी। आखिर सालार को सूझी क्या थी। आयत के पास इस घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं था और वो ये भी जानती है कि सालार जिस कदर जिद्दी है अपनी बात मनवाने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन वो सालार के साथ शादी हरगिज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इससे 5 साल छोटा था। इसने तो हमेशा इसे एक दोस्त या छोटे भाई की तरह ही समझा था। तभी इसके पास बैठ जाती थी, इससे ढेरों बातें कर लेती थी, पर ये नहीं पता था कि वो इस पर गलत निगाह रखे हुए है। आयत दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठी थी। वो जानती थी कि जब सालार जिद पर आता है तो अपने कमरे की चीज़ों की तोड़फोड़ शुरू कर देता है, एक तमाशा सा खड़ा कर देता है। अगर मामू मानी को पता चला तो ना जाने वो आयत के बारे में क्या सोचेंगे। आयत को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। शुरू शुरू में तो सालार ने इस बात का एहसास नहीं होने दिया था। हाँ, ये ज़रूर था कि जब भी वो बाहर जाता था तो आयत के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आता था। फिर कहता था, चलो आओ आयत, हम ये खाते हैं। कभी आइसक्रीम के लिए ले आता तो कभी बर्गर, और आयत का हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले जाता। सालार, ये क्या बदतमीजी है। कल मेरा कॉलेज में पेपर है और तुम हो के मुझे ज़बरदस्ती खींचकर अपने कमरे में ले आए हो। आयत के फाइनल ईयर के पेपर थे और सालार इस वक्त 10वीं जमात में था। वो कहने लगा, इतना पढ़ पढ़ कर वैसे भी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर का ब्रेक होना चाहिए। फिर सालार ने अपनी जेब से एक आइसक्रीम निकाली। वो कहने लगा, लो ये खाओ, फ्रेश हो जाओ। आइसक्रीम देखकर आयत की आंखें चमकी थी। इसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। जैसे ही आयत आइसक्रीम खाने लगी, सालार ने आयत का आइसक्रीम वाला हाथ पकड़ा और इसके हाथ से इसकी आइसक्रीम खाने लगा। आयत कहने लगी, सालार बदतमीजी मत किया करो, तुम्हें पता है मुझे सख्त चिढ़ होती है अगर कोई मेरी आइसक्रीम से खाए। वो कहने लगा, कोई क्यों खाएगा, सिर्फ मैं खाऊंगा और हमेशा खाऊंगा। एक और बाइट लेते हुए इसने कहा था। आयत कहने लगी, मामू से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। वो कहने लगा, शौक से लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए उसने आयत की नाक दबाई थी। वो कहने लगी, तुम बाज क्यों नहीं आते, मेरे साथ ऐसी हरकतें मत किया करो। वो कहने लगा, मुझे तुम अच्छी मत लगा करो। क्यों अच्छी लगती हो, जब अच्छी लगोगी तो मैं तो ये सब करूँगा। आयत आइसक्रीम खा चुकी थी। वो कहने लगी, बड़ी हूँ मैं तुमसे, मुझसे आप जनाब करके बात किया करो। वो कहने लगा, हरगिज़ भी नहीं, तुम मेरे लिए बस आयत हो और मैं आयत ही कहूँगा। आयत के वालिदैन कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। इस वक्त आयत 12 साल की थी और सालार 7 साल का था। रोती बिलखती आयत को देखकर वो इसके पास आ गया और इसके आंसू अपने हाथ से साफ करने लगा। मत रो प्लीज, तुम रोती हो तो सालार को भी रोना आता है, वो भी आंसू बहाते हुए कह रहा था। आयत इसे गले लगाकर रोने लगी। इसने तो हमेशा इसे यूं ट्रीट किया था जैसे छोटे भाई को करते हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जैसे ही इसके रिश्ते की बात चलेगी, सालार का एक अलग रूप इसके सामने आएगा। जैसे ही इसकी मोमानी ने ये कहा कि तुम्हारे मामू के दोस्त ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है और वो हर लिहाज से अच्छा है और हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे फर्ज को निभा दें। आयत ने अपनी मोमानी से यही कहा था कि इसे इनकी मर्जी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब ये खबर सालार तक पहुंची तो गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। वो कहने लगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो कहने लगी, हाँ, जाहिर है अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, फिर अच्छा रिश्ता आया है। ये सुनकर सालार कहने लगा, तुम यहाँ शादी नहीं करोगी। पहली बार इसका लहजा काफ़ी बुलंद था। आयत कहने लगी, क्या मतलब, क्या इस लड़के में कोई बुराई है। वो कहने लगा, मैं ये नहीं जानता इसमें बुराई है या नहीं है, लेकिन तुम ये शादी नहीं कर सकती। वो
वो कहने लगी, सलार क्या हो गया है? तुम्हें क्यों नहीं कर सकते शादी? तुम तो करनी है। तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता आयत। आयत को भी यही लगा था कि शायद बचपन से अब तक वो लोग साथ रहे हैं, इसलिए वो इसकी शादी का सुनकर कुछ उदास हो गया है। वो कहने लगी, मेरे छोटे से भाई, अब शादी तो होती है ना बहनों की, वो सारी जिंदगी मैके में तो नहीं रहती ना। वो कहने लगा, एक तो तुम मेरी बहन नहीं हो और दूसरा ये तुम्हारा मैका भी नहीं है। ये सुनकर आयत को कुछ हैरत सी हुई थी। वो कहने लगी, तुम कहना क्या चाहते हो? सच सच बताओ, तुम्हारी इन बातों का मकसद क्या है? आयत इसकी ये बात सुनकर उलझी जरूर थी। आज तक तो कभी इसने ये नहीं कहा था कि ये तुम्हारा घर नहीं है। हमेशा कहता था ये तुम्हारा घर है, तुमने यहीं रहना है। वो कहने लगा, सच सुनना चाहती हो तो सच सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर आयत को अपने कानों पे यकीन नहीं आया था। वो क्या सुन रही थी और इसके मुंह से सुन रही थी? एक बेसाख्ता थप्पड़ था जो इसने सालार के मुंह पे मारा था, लेकिन इसकी बदतमीजी अभी भी बरकरार थी। अपने कमरे में बैठी वो ये सोच रही थी कि सालार को हुआ क्या है, क्या बातें करके गया है। एक तरफ इसके मामू लड़के वाले से हाँ कर चुके हैं और दूसरी तरफ से सालार ने इसे मुसीबत में डाल दिया था। वो तो अपने मामू और मुमानी के सामने शर्मिंदा हो जाती। इन्हें सब कुछ बता दिया तो वो तो यही समझेंगे कि शायद आयत ने ही सलार को मोहब्बत के जाल में फंसाया है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जिस तरह से सलार कमरे से बाहर गया था, लग रहा था कि चुप नहीं बैठेगा। और यही हुआ था। बाहर से आयत को मुमानी की और सलार की चिल्ला कर बातें करने की आवाजें आने लगी थी। इसका दिल धक से रह गया था। मामू और मुमानी के इस पर बहुत एहसानात थे। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से इसके मामू और मुमानी के दिल में कोई भी बात आए। इसने दरवाजा खोला तो नीचे से आवाजें आ रही थी। वो कह रहा था, आपने किससे पूछ कर आयत का रिश्ता तय किया? इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मुमानी कहने लगी, क्या हो गया है तुम्हें? अब तुम इतने भी बड़े नहीं हो कि तुमसे पूछा जाए या तुमसे मशवरा लिया जाए। इन्हें आयत पसंद थी। किसी शादी में उन्होंने आयत को देखा था और हमें इसकी शादी तो करनी है ना। वो कहने लगा, तो किसी और से क्यों करनी है? यही तो कह रहा हूँ आपसे, आप मुझसे शादी कर दें आयत की। ये सुनना था कि रेहाना बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ सलार के मुंह पे मारा था। वो कहने लगी, शर्म नहीं आती बड़ी बहन के लिए ये बात करते हुए? कहने लगा, किस बात की शर्म अम्मी? वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी फूफो की बेटी है। रेहाना बेगम तो सोच भी नहीं सकती थी कि सालार कभी यूं आकर इनके सामने खड़ा हो जाएगा। ऊपर खड़ी आयत की जान निकली हुई थी। इस जज्बाती लड़के की वजह से वो यकीनन अपनी मुमानी की नजर में गिर चुकी थी। सालार कहने लगा, मैं इसकी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। रेहाना बेगम तो अपने बेटे की बात सुनकर परेशान हुई थी। वो कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुमसे बड़ी है और मैं तुम्हारी शादी कभी भी इससे नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारी खाला की बेटी जुनैरा पसंद है, मैं इसी को लाऊंगी। ये सुनकर सलार ने सामने टेबल पे पड़े शीशे के गुलदान को उठाया और जमीन पर जोर से दे मारा। पल भर में वो चकनाचूर हुआ था। रेहाना बेगम तो अपने बेटे के तेवर देखकर घबरा गई थी। वो कहने लगा, ना मैं आयत की शादी किसी और के साथ होने दूंगा और ना मैं जुनैरा से शादी करूंगा। मुझे सिर्फ आयत चाहिए और मैं उसी से शादी करूंगा, और आप जानती हैं मेरी जिद को। ये कहकर वो बाहर चला गया था। रेहाना बेगम को यही लगा कि सब कुछ किया धरा आयत का है। जैसे ही ऊपर आई, आयत ऊपर के लाउंज में सर पकड़े बैठी थी। वो कहने लगी, ये सलार ने इतना तमाशा क्यों कर पीट किया है? वो कहने लगी, मुमानी मैं खुद नहीं जानती, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। रेहाना बेगम कहने लगी, लेकिन मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। तुम अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। सालार बच्चा है, जज्बाती है, अभी से इतनी अकल नहीं है
कि इसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे तेवर शुरू से ही ठीक नहीं थे। हर वक्त तुम सलार के आगे पीछे रहती थी। पता नहीं तुमने इसे क्या पट्टियां पढ़ाई हैं कि वो यहाँ पर मेरे सामने भी आंखें दिखाने लगा है, जबान चला रहा है। मुझे तो पहले ही लगता था कि इम्तियाज साहब ने ठीक नहीं किया। बहन की यतीम बेटी को अपने घर में रखकर हम तुम्हारे लिए तुम इतना अच्छा सोच रहे हैं और तुम्हारी नज़र मेरे इकलौते बेटे पर है। आयत की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुमानी की कड़वी तसल्ली तो वो शुरू से सुनती आ रही थी, लेकिन सालार ने तो जैसे इसे जलील करके रख दिया था। वो कहने लगी, मुमानी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने सलार को ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो वहीं शादी करना चाहती हूँ जहाँ आप चाहती हैं। आप बेशक से मेरा रिश्ता पक्का कर दें, बेशक से मेरी शादी करवा दें, मैं उफ भी नहीं करूँगी। मैंने कभी सलार को इस नज़र से नहीं देखा था। पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहा है, मैं नहीं जानती। वैसे भी वो मुझसे बहुत छोटा है, मैं भला क्यों इसके साथ ऐसा कुछ सोचूंगी। ये सुनकर रेहाना बेगम का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ था। वो कहने लगी, अगर तुम सच्ची हो तो ठीक है, अभी तुम सलार से कुछ नहीं कहोगी, कोई बात नहीं करोगी, बल्कि तुम इससे बात ही नहीं करोगी। जब भी वो तुमसे बात करने की कोशिश करे तो इसके सख्त रवैया रखोगी। कोई ज़रूरत नहीं इसके साथ नरमी बरतने की। बड़े सख्त लहजे में रेहाना बेगम आयत से कह रही थी। वो कहने लगी, ठीक है, मैं सलार से कोई बात नहीं करूंगी। रेहाना बेगम दोबारा से नीचे जा चुकी थी। आयत ये समझ नहीं पा रही थी कि सलार ने इसे किसी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, और क्यों डाला है। इज्जत से अब तक वो बैठी होती थी, ऐसे ही रुखसत होकर अपने ससुराल चली जाती, लेकिन इस लड़के ने तो वो फूट फूट कर रोने लगी। शुरू से ही रेहाना बेगम को अपने बेटे के लिए अपनी भांजी पसंद थी। जब भी जुनैरा घर आती सलार के आगे पीछे घूमती थी, लेकिन वो इसे लिफ्ट नहीं करवाता था, बल्कि इसके सामने आयत से बातें करता था। आयत को हमेशा देता था, और आयत ने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। लेकिन जब से इसे पता चला तो वो सोच चुकी थी कि अब सलार से बात ही नहीं करेगी। रात को जब इम्तियाज साहब घर पर आए तो रेहाना बेगम ने पर भड़क पड़ी। सारी बात उन्हें यूं बताई जैसे सारा कसूर आयत का हो। इम्तियाज साहब को भी माथे पर बढ़ पड़े थे। उन्होंने तो बहन की बेटी को सहारा दिया था, बेटी की तरह समझा था, और बेटी की तरह ही इसका फर्ज निभाना चाह रहे थे। लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए आयत कुछ खास पसंद नहीं थी। सलार की जिद से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। बचपन से वो जिस चीज़ की जिद बांध लेता था, जब तक उसे ले नहीं लेता चैन से नहीं बैठता था। इकलौता था, इसलिए इम्तियाज साहब ने भी कभी इसकी पसंदीदा चीज़ से इसे रोका नहीं था, और आयत इसके दिल में धड़कन में बस चुकी थी। इम्तियाज साहब ने आयत का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे उमैर से तय कर दिया था। 3 दिन बाद छोटी सी निकाह की रस्म घर पर ही रखी गई थी। लावर सलार को इस बात से बेखबर रखा गया था कि इम्तियाज साहब ने इसे कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो लाहौर पहुंचा दो, मैंने तुम्हारे टिकट बुक करवा दिए हैं। वो कहने लगा कि मैं ही सब कैसे कर सकता हूँ, मुझे आपके कारोबारी मामलात के बारे में कुछ भी नहीं पता। इम्तियाज साहब कहने लगे, तुमने कुछ नहीं करना, बस ये डॉक्यूमेंट जब्बार साहब के ऑफिस में देने हैं, और वहीं तुम्हें रिहाइश भी देंगे। बस जैसे ही काम खत्म होगा वो चंद दिनों में तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स वापस करेंगे और तुम वो लेकर वापस आ जाना। वो कहने लगा, ठीक है डैड, मैं चला जाता हूँ। 2 दिन से आयत ने सलार को अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। कई बार इसके कमरे पर दस्तक दे चुका था, बार बार इसे कह रहा था कि दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। बिला आखिर थक हार कर वो वापस चला जाता था। 2 दिन हो चुके थे। सुबह इसने लाहौर जाना था, और रात को इसे नींद नहीं आ रही थी। इसे यूं महसूस हुआ जैसे आयत के कमरे का दरवाज़ा खुले, क्योंकि दोनों के कमरे आमने सामने थे। वो उठकर बैठ गया। आयत को नींद नहीं आ रही थी।
वो बहुत बेचैन थी, इसलिए लाउंज में खुलने वाली गैलरी में जाकर ताज़ा हवा लेना चाहती थी। वो अपने कमरे से निकलकर सामने लाउंज में बनी गैलरी में जाकर खड़ी हो गई। अपने गुज़िश्ता ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। जो कुछ सलार ने किया था अच्छा नहीं किया था। अभी वो इन्हें सोचों में गुम थी कि जब इसे लगा कि किसी ने पीछे से आकर इसका बाजू पकड़ा। वो डरकर जैसे ही पीछे पलटी तो पीछे सलार खड़ा था। इसे देखकर वो घबराई थी। वो कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा कि मुझसे छुप रही हो, और क्यों छुप रही हो? आयत कहने लगी, सलार मेरा हाथ छोड़ो। इसका दिल खौफ के मारे कांप रहा था कि कहीं रेहाना बेगम ना देख लें। इस लड़के को तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी, लेकिन आयत को थी। वो कहने लगा, 2 दिन से मैंने तुम्हें नहीं देखा। 2 दिन से मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। कहाँ गायब हो जाती हो और क्यों हो रही हो? तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। क्यों मुझसे छुपती हो? आयत, मोहब्बत करने वालों को यूं तड़पाया नहीं जाता। आयत कहने लगी, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? सालार, तुम अपनी उम्र देखो। तुम्हारी तवज्जो पढ़ाई की तरफ होनी चाहिए, अपने कैरियर की तरफ होनी चाहिए। कहने लगा, वो भी कर लूँगा। क्या मेरे लिए थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकती? थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकती? सारी खुशियाँ तुम्हारे पैरों में निछावर कर दूंगा। जो कहोगी करूँगा। बस मुझसे छुपा मत करो। मुझे चैन नहीं आता। 2 रातों से मैं सोया नहीं। क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्यों इतना बड़ा जुल्म कर रही हो? वो अपनी कैफियत से बिल्कुल बेबस होकर कह रहा था। आयत अपना हाथ छुड़वा रही थी। कहने लगी, तुम्हें अपनी इज्जत की तो परवाह नहीं। खुदा के लिए मेरी इज्जत का मान रखो। अगर मुमानी ने देख लिया तो पता नहीं मुझ पर और कौन सा इल्ज़ाम लगाएंगी। सलार, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, क्यों? तुम पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा? क्या अम्मी ने तुम्हें कुछ कहा है? आयत कहने लगी, मुझे कुछ नहीं कहा। मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ज़बरदस्ती तुम मेरी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकते। मैं कभी तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती और ना ही तुम्हें खुशियाँ दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में ऐसी सोच नहीं रख सकती। मैं तुम्हें प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें छोटा भाई समझती हूँ। ये सुनकर वो चढ़ गया था। कहने लगा, क्यों समझती हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये नहीं तो फिर मुझे भाई क्यों समझती हो? मैंने तो नहीं कहा समझो। आयत, मैं बाबा से बात करूँगा। बस चंद दिन के लिए मुझे लाहौर जाना। आते ही बाबा से बात करूँगा। मुझे पता है वो मुझे मना नहीं करेंगे। उन्होंने मेरी हर बात मानी है। फिर तुम इनकी सगी भांजी हो। मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। ये सुनकर आयत बेतहाशा डर गई थी। वो कहने लगा, फिर मैं तुम्हारी खातिर एक कामयाब इंसान बनूंगा। तुम्हें तब तक नहीं अपनाऊंगा जब तक अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं। लेकिन बस तुम मेरे हो जाओ, मुझे तसल्ली हो जाएगी। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। मैं कभी तुम्हें अपना नहीं सकती और एक शौहर की हैसियत से तो कभी भी नहीं। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। ये सुनकर सालार को गुस्सा आया था। कहने लगा, जब शौहर बन जाऊंगा तो सोच भी बदल जाएगी। तुम मेरे बारे में सोचोगी भी, और जब मैं तुम्हें मोहब्बत दूंगा तो मुझे मोहब्बत देनी भी पड़ेगी। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे अम्मी के तेवर अच्छे नहीं लग रहे। बस ये चंद दिन की बात है। ये कहकर इसने आयत का हाथ छोड़ दिया था। आयत वापस अपने कमरे में आके सालार के इरादे भांप कर वो डर गई थी। अभी तो इसे ये नहीं पता था कि इसके लाहौर जाने के बाद आयत का निकाह हो जाएगा। ये पता चल जाता तो पता नहीं क्या कयामत खड़ी करता। अगली सुबह वो लाहौर जा चुका था। इसने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। जब्बार साहब ने इसे अपने घर ठहराया था। वो इम्तियाज साहब के दोस्त थे और हर बात से वाकिफ थे। जैसे ही सलार गया, आयत के निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रेहाना बेगम ने इसे एक मैक्सी दी थी। कहने लगी, कल ये पहन लेना, तैयार हो जाना। उमैर की फैमिली और उमैर आएगा, तुम्हारा निकाह हो जाएगा और तुम्हारे मामू की कोशिश है कि रुखसती भी साथ ही हो जाए। फिर कहने लगी, तुमने सालार को कुछ बताया तो नहीं? आयत ने नफी में सर हिलाया। कहने लगी, मैंने कुछ नहीं बताया।
मैं कुछ क्यों बताऊंगी। वो इसे कहने लगी, चलो ठीक है, बस तुम अपने घर की हो जाओ, सलार भी खुद ब खुद ये सब कुछ तस्लीम कर लेगा। देखो मुझे बुरा मत समझना, लेकिन हर माँ अपने बेटे के लिए कुछ न कुछ ख्वाहिशात रखती है, और मुझे सलार के लिए जुनैरा पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई बुराई है, फिर तुम इससे बड़ी भी तो हो। वो कहने लगी, मुमानी जान, मैं खुद भी ये नहीं चाहती। आपने जो मेरे लिए फैसला किया है ठीक ही किया होगा। अगले रोज आया तैयार हो चुकी थी। शाम को ही इसकी निकाह को महल से कर दिया गया और रुखसती भी कर दी गई थी। सालार अपने कमरे में था जो जब्बार साहब ने इसे दिया हुआ था, लेकिन बेहद बेचैन था। बार बार आयत के कॉल कर रहा था, लेकिन वो नहीं उठा रही थी। अपनी माँ को कर रहा था, वो भी नहीं उठा रही थी। इसके दिल में अजीब सी वसवसे उठ रहे थे। वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। घबराहट इस कदर ज्यादा थी, वो चुका रहा था कि वापस चला जाए। तभी जब्बार के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। वो शायद बातों पर तवज्जो ना देता, लेकिन बातें इसके मुताल्लिक हो रही थी, इसलिए इसके कदम वहीं रुक गए। जब्बार साहब कह रहे थे कि आप बेफिक्र रहें, मैं बहाने से सालार को यहीं रोक कर रखूंगा जब तक कि आपकी भांजी की रुखसती नहीं हो जाती। ये सुनकर सालार के होश उड़े। तो इसे लाहौर इसलिए भेजा गया था ताकि पीछे से आयत का निकाह करके इसे रुखसत कर दिया जाए। सालार को लगा कि वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। वो भागा दौड़ा एयरपोर्ट पहुंचा था। इमरजेंसी में अपने टिकट कंफर्म करवाए कराची वापस आया। भागा दौड़ा घर पहुंचा था, लेकिन जब तक घर पहुंचा घर के बागीचे में गुलाब की पत्तियां बिखरी पड़ी थी, कुर्सियां भी मौजूद थीं, लेकिन निकाह और रुखसती हो चुकी थी। ये देखकर वो पागल सा हो गया था। सालार को इतनी जल्दी वापस देखकर रेहाना बेगम ने और इम्तियाज साहब के होश उड़े थे। वो अपनी माँ के पास आया, आंखों में आंसू थे। कहने लगा, आयत कहाँ है अम्मी? रेहाना बेगम नजरें चुराने लगी। इम्तियाज साहब कहने लगे, मैंने उसका निकाह कर दिया, वो अपने शौहर के घर में जा चुकी है। तुमने क्या समझा था कि मैं तुम्हारी शादी तुमसे 5 साल बड़ी उम्र की लड़की से कर दूंगा? इम्तियाज साहब का ये कहना था कि सालार तो गोया पागल हुआ था। कहने लगा, आपने आयत का निकाह किया तो किया कैसे? आपने मेरी आयत को किसी और के हवाले कर दिया। आप जानते हो मेरे लिए क्या थी वो? मेरे लिए मेरी सांस थी, मेरे दिल में धड़कने वाला धड़कन थी। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था। घुटनों के बल वहीं बैठकर रोने लगा। इम्तियाज साहब के अपने बेटे की हालत को देखकर होश उड़े थे। फिर वो तेजी से लाउंज में गया, ऊपर का जीना चढ़ा, जाके आयत का कमरा देखा, खाली था। फिर अपने कमरे में पिस्टल निकाली। इससे पहले कि अपने सर पर रखकर फायर करता, इम्तियाज साहब और रेहाना बेगम पहुंच गए और सालार के सर पर पिस्टल देखकर दोनों के होश हुए। भागे दौड़े इसके पास गए। हाथ की जुम्बिश से पिस्टल हिली थी और गोली इसके दूसरे कंधे पर लग गई। ये देखकर रेहाना बेगम के तो होश उड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से इम्तियाज साहब ने सालार के हाथ से पिस्टल को पकड़ा और दूर फेंका, लेकिन कंधे पर खून के फव्वारे छूट रहे थे। भागे दौड़े दोनों भागे दौड़े उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में था। बेहोशी की हालत में भी आयत आयत पुकार रहा था। दूसरी जानिब आयत उमैर के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाजा बंद किया, कदम कदम चलता हुआ बजाय आयत के पास बैठने के वो साथ सोफे पर बैठा था और अपने जूते समेत अपनी टांगे सामने टेबल पर रखी। कहने लगा, ये लड़की, मेरे जूते उतारो। आयत को लगा था कि इसके मामू ने इसकी शादी एक ऐसे ही घराने में की होगी जैसे कि वो खुद, लेकिन ऐसा नहीं था। उमैर एक छोटे से फ्लैट में रहता था। 3 कमरों का फ्लैट था। एक में इसके वालिदैन थे और एक में उमैर। लेकिन आयत के लिए ऐसा दौलत कुछ ज़्यादा ख़ास मायने नहीं रखती थी।
ना ही इसने खुद को ऐसी अय्याशियों की आदत डाली थी। बहरहाल उमैर की बात सुनकर वो हैरान जरूर हुई थी। कहने लगा, जूते उतारो मेरे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वो फौरन से उठकर खड़ी हो गई, अपने हाथों से उसके जूते उतारे। वो कहने लगा, मोजे उतारो। उसने मोजे उतार दिए। फिर कहने लगा, इधर आओ मेरे पास। आयत को सब कुछ अजीब सा लग रहा था। ऐसा तो नहीं होता। बहरहाल वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए इसके पास आई। तब इसने इसकी कलाई पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा था। वो कहने लगा, वो लड़खड़ाती इसकी गोद में आकर गिरी थी। कहने लगा, ऐसा भी क्या हुआ था कि तुम्हारे मामू ने इमरजेंसी उसूलों के तहत तुम्हारा निकाह भी मुझसे किया और रुखसती भी कर दी। कल तक तो वो सिर्फ मंगनी करना चाह रहे थे। ऐसा भी तुमने क्या किया था कि 4 दिन में उन्होंने मंगनी से निकाह और निकाह के साथ ही रुखसती भी की भी डिमांड रख दी। कुछ न कुछ तो जरूर बात होगी। क्या बात थी? इसके बाद सुनकर आयत के होश उड़े। वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं। कहने लगा, बताओ मुझे, मैं बच्चा नहीं हूँ कि समझ ना सकूं। जैसे ही उमैर ने अपना चेहरा अपनी गोद में लेटी हुई आयत के करीब किया, इसके मुंह से शराब की बू को सूंघकर आयत के होश उड़े थे। वो उठकर बैठना चाहती थी, लेकिन उमैर इसे ऐसा मौका दे नहीं रहा था। इसके बेहद करीब था। वो कहने लगा, वो कहने लगी, आपने आपने ड्रिंक की है? कहने लगा, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। मुझे ये बताओ कि कहीं तुमने किसी से कोई चक्कर पकड़ा तो नहीं चला रखा? मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत है। आयत कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहने लगा, तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा किसी के साथ कोई अफेयर था तो याद रखना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहकर वो कुछ पीछे हटा था। आयत उठकर बैठ गई। उमैर की खुमार आलूद आंखों में शराब का नशा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके मामू ने इसकी शादी एक शराबी से की। उमैर कहने लगा, तुम्हारे पाकबाजी का सुबह तक मुझे सबूत मिल जाएगा, और अगर सबूत नहीं मिला तो खड़े खड़े तुम्हें सुबह ही तलाक दे दूंगा। ये कहकर वो खड़ा हुआ, आयत का बाजू पकड़कर इसे बेड पर धक्का दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के रात इसका शौहर इसके साथ ऐसा रवैया करेगा। वो घबराते हुए पीछे हटकर बैठी, अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी, लेकिन वो शर्ट को उतार कर एक तरफ फेंक कर आगे बढ़ा और दुपट्टे को एक झटके से खींचकर दूर गिराकर कहने लगा कि ठीक करने की जरूरत ही क्या है, बीवी हो मेरी, आज मेरी बिस्तर की जीनत बनने वाली, उतार कर फेंको दुपट्टे को। जिस पर इसने एक झटके से दुपट्टा अलग किया तो बालों में और दुपट्टे में लगी हुई पिंस भी साथ ही उतर गई थी। आयत के बाल खुल चुके थे। वो अपने खुले बालों में पहले से भी ज्यादा हसीन लगने लगी थी, लेकिन खौफ के मारे इसका पूरा वजूद कांप रहा था। घबराते हुए अंदाज में कह रही थी कि मैं प्लीज मेरी बात सुने, आप इस वक्त नशे की हालत में हैं, मुझे आपसे खौफ आ रहा है, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन वो इसे बाजू से खींचकर अपने करीब कर चुका था, इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जा चुका था। कहने लगा कि क्यों एक नेक मोहब्बत का इंतजार करूं, इसके बाद तुम्हारे करीब आऊं, ड्रिंक हूं तो क्या ऐसी लड़की के साथ वक्त गुजारने का मजा ही ड्रिंक करके आता है? वो सुनकर तो आयत का वजूद कांप चुका था। यानी वो इसके जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी। वो इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ ताल्लुक बना चुका था। खौफ के मारे इसकी आंखों से आंसू आने लगे और इसके चेहरे पर मौजूद काजल बहकर गालों को भिगो रहा था। मैंने जब इसे रोते हुए देखा तो इसी पल एक थप्पड़ इसके मुंह पे मारा। वो घबराकर मजीद पीछे हटी। कहने लगा कि रो क्यों रही हो, अपना हुलिया क्यों बिगाड़ लिया, आंसू मलकर, चेहरे पर क्या स्याही मल रही हो,
सुहाग रात मनानी है तेरे साथ, शौहर हूँ तेरा, तेरा आशिक नहीं हूँ जो तेरे तुझसे बह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच मेरा शक ठीक है, तू पहले से इस्तेमाल शुदा तो नहीं है। देख मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी, इससे पहले भी मेरी कई लड़कियों के साथ ताल्लुक रह चुका है। मैं हर एक औरत को पहचान रखता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो फिर देखना मैं तेरा क्या हश्र करूँगी। इसके अल्फाज सुनकर तो आयत मजीद घबरा चुकी थी, फूट फूट कर रोने लगी थी। लेकिन वो इसके रोने पर भी पाबंदी लगा चुका था। कहने लगा कि चल शाबाश, मेरे सामने अपना जेवर उतार, खुद को हर एक चीज से आजाद कर। मेरे दिल लुभा और सामने टेक लगाकर बैठ चुका था और रोते हुए इसके सिसकियां हुई। आयत ने अपने आप को जेवरात से आजाद करना शुरू कर दिया। इसके चेहरे पर लिपस्टिक और काजल फैल चुका था जो इसकी खूबसूरती को जाहिर कर चुका था। अगले ही पल वो उठा और इसे गर्दन से दबोच कर वॉशरूम में ले गया। गुस्से से पानी जोर से इसके मुंह पर मारने लगा। कहने लगा अपना हुलिया दुरुस्त कर, क्या चुड़ैल बनी हुई है। इससे पहले कि मेरा दिल तुझसे भर जाए और मैं बगैर तुझे छुए तुझ पर बद किरदार का लेबल लगा दूं। जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त कर, मेरे साथ मुस्कुरा कर आ, मुझे अदाएं दिखा। अगर मेरा नशा उतर गया तो तू देखना मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। अगर इस वक्त आयत के माँ बाप जिंदा होते तो शायद वो इस लड़के को अच्छी खासी बातें सुना चुकी होती, इसे वहीं पर छोड़कर वापसी आ चुकी होती। आज ये सब सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वो अपना मुंह भी धो रही थी और रो भी रही थी। रोते हुए अपनी माँ को याद कर रही थी। इसकी माँ ने इसकी शादी को लेकर कितने ख्वाब देख रखे थे। कैसे इससे कहा करती थी कि मेरी बेटी तो किसी शहजादे की ही शहजादी बनेगी जो अपना हाथ इसके पाँव के नीचे रखेगा, इसके आंसू आंख में आंसू नहीं आने देगा, जो इसके किरदार से मोहब्बत करेगा, इसकी खूबसूरत सुरमई आंखों में खो जाया करेगा। लेकिन वो तो चंद घंटों में ही इसे रुलाकर तड़पा चुका था। जैसे ही वो कमरे में आई तो नशे में धुत उमैर ने इसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर गिरा लिया और इससे अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। खौफ के मारे तो वो वैसे ही इन लम्हात का सोच कर डर रही थी। फिर जिस वहशीपन का मुजाहरा इस वक्त उमैर इससे के साथ कर रहा था, वो पहले से भी ज्यादा घबरा गई। रोते हुए कहने लगी कि प्लीज मेरे साथ इतनी सख्ती मत बरतो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मेरा सांस रुक रहा है। लेकिन उमैर को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वो बड़े हक से अपना हक वसूल कर रहा था और इसकी गर्दन पर अपना दांत गाड़ चुका था। वो दर्द से चिल्ला रही थी और इसके मुंह पर हाथ रखकर कह रहा था कि शट अब, तुम्हारे मुल्क से मजीद आवाज, तुम्हारे हलक से मजीद आवाज मत निकले वरना सांस खींच लूंगा। क्या तमाशा लगाकर सबको बताना चाहती हो कि शौहर की शिद्दतें बर्दाश्त कर रही हो। वो इसे छिड़क कर चुका था। इसकी गर्दन, कंधे और गाल पर नील पड़ चुके थे। सारी रात वो इस अजियतों को बर्दाश्त करने के बाद न जाने कब सोई थी। वहीं उमैर भी नशे में धुत सो चुका था। अगली सुबह वो दर्द और तकलीफ से चूर बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। जब उमैर की आंख खुली, इसने उठकर सबसे पहले तो अपना सर पकड़कर खुद को नॉर्मल करना चाहा। जैसे ही अपने होशो हवास में वापस आया तो अपने पहलू में लेटी हुई अपनी बीवी को देखा। आयत बेखबर सो रही थी। इसके चेहरे और गर्दन पर मौजूद निशानों को देखकर इसके चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल इससे फौरन कंफर्टर को हटाकर जमीन पर फेंका। जैसे ही इसने चादर को देखा तो वो सोच रहा था कि वहां पर इसकी अजियतों को बर्दाश्त करते हुए चादर अपना रंग तब्दील कर चुकी हो, मगर चादर तो बिल्कुल साफ और शफाफ थी। सफेद चादर पर कोई रंगीनी मौजूद ही ना थी। ये देखकर तो मैं गुस्से से बिखर चुका था। बेचारी नाजुक सी लड़की पर रहम किए बगैर अगले ही पल इसने इसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी।
अपने चेहरे पर थप्पड़ खाकर वो चिल्लाकर उठ बैठी थी। क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? क्यों मार रहे हैं मुझे? वो अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर खौफ के मारे बेड की दूसरी जानिब जा कर गिरी थी। जब उमैर ने इसे गर्दन से पकड़कर एक आखिरी थप्पड़ मुंह पर मारा था और कहने लगा कि बाजारू कमीनी लड़की बेहया, ये था तेरा किरदार। तभी मैं कहूँ कि तेरे मामू ने ये दिन रात में तुम्हें ब्याह कर मेरे हवाले क्यों कर दिया? अपने मुंह की कालक मेरे मुंह पर मल दी। घबराते हुए वो अपने शौहर को देख रही थी, वो जो अभी भी बुखार से झुलस रही थी। कहने लगी कि क्या क्या है? मैंने मेरी गलती क्या है? मैंने आपके हक को अदा करने की पूरी पूरी कोशिश की। सारी रात आपकी शिद्दतें सही हैं। मेरी जान निकल रही थी, मेरी रूह छलनी छलनी हो गई। मैंने आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। फिर आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके मुंह से ये बात सुनकर उमैर ने चादर की तरफ इशारा किया। कहने लगा, अगर तुम पाक दामन होती तो कवारी होती तो चादर का रंग क्यों नहीं बदला? घबराए हुए अंदाज में वो चादर को देखने लगा। फिर रोते हुए कहने लगी कि मेरा खुदा गवाह है, मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले मर्द। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे किरदार पर अल्फाज मत उठाएं। खुदा का वास्ता है आपको, मुझे अपने माँ बाप की कसम में पाक दामन लड़की हूँ। अगर चादर का रंग तब्दील नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर? जरूरी नहीं कि लड़की के बाकिरदार होने का फैसला चादर के रंग तब्दील होने से ही किया जाए। वो रो रही थी, मगर उमैर तो गुस्से से बिखर चुका था। सारी रात इसके वजूद से तस्कीन हासिल करने के बाद वहीं खड़े खड़े उसे तलाक दे चुका था। कहने लगा, मैं उमैर जब्बार, तो मैं अपने पूरे होश और हवास में तलाक देता हूँ। 3 बार ये अल्फाज इसने कहे थे, और वो जिसकी दुनिया को बसे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। वो तलाक के कागजात हाथ में लिए इस घर से धक्के मार कर निकाल दी गई। जब्बार साहब भी चिल्लाकर कह रहे थे कि अगर मुझे पता होता इस किरदार की मालिक होगी तो मैं कभी भी इसे ब्याह कर ना लाता। तभी मैं कहूँ कि इम्तियाज साहब को इतनी जल्दी क्यों थी अपनी इस बेहया भांजी को हमारे हवाले करने की। वो बिल्कुल मरे मरे कदमों से चलती हुई गोया किसी ख्वाब में जीती बाहर आ गई। रेहाना बेगम सुबह सुबह नाश्ता तैयार करके बैठी थी। इस वक्त परेशानी के आलम में इम्तियाज साहब की तरफ देखकर कह रही थी कि कुछ घंटे पहले ही वो दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को लेकर घर वापस आए थे, जो अभी कमरे में बेहोशी की हालत में मौजूद था। इम्तियाज साहब कहने लगे कि फिक्र मत करो, शादी हो चुकी है आयत, वो अपने घर में खुश रहेगी। रही बात इसकी तो हम दोनों हैं इसे बहुत जल्द ठीक कर लेंगे और चंद माह बाद में इसकी शादी सुनैना से करा दूंगा। देखना इसकी ज़िंदगी में इसकी बीवी आएगी तो खुद ब खुद ये आयत को भूल जाएगा। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि जब लाउंज के दरवाजे पर इन्हें मरे मरे कदमों के साथ किसी के दाखिल होने की आवाज़ आई। जैसे ही रेहाना बेगम ने इसकी जानिब देखा तो चाय का कप इसके हाथ से छूटकर गिर चुका था। सामने जिस हालत में आयत खड़ी थी, अगले ही पल वो आगे बढ़ी और फौरन चादर इसके चेहरे और गर्दन पर लपेट घबरा कर कहने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें? इम्तियाज साहब उठकर इसके तरफ आए तो कहने लगे कि इसके साथ आई हो तुम, और ये तुमने हालत क्या बना रखी है? ने रोते हुए अपना चेहरा रेहाना बेगम के कंधे पर रख दिया। इम्तियाज साहब ने जब वो कागजात देखे तो वहीं सोफे पर गिर चुके थे। तो सब कुछ क्या हो गया? तलाक तलाक दे दी इसने? कहीं ना कहीं वो भी कुछ न कुछ समझ चुके थे। जब उन्होंने कॉल करके उमैर से पूछा तो उसने कुछ इस अंदाज से आयत की किरदार कशी की कि गुस्से से इम्तियाज साहब पेपर उठाए। आखिर को इनकी भांजी थी, इनकी इज्जत थी और अपनी भांजी के किरदार पर इन्हें अंधा यकीन। फिर तो इनके मुंह में जो आया वो बोलकर अपने दोस्त और इसके बेटे को सुनाने लगे और आखिर में गालम गलोच करके फोन बंद कर दिया गया।
रेहाना बेगम इसे लेकर कमरे में जा चुकी। उन्हें तो इस बात का डर था कि कहीं इसके रोने की आवाज़ सुनकर सालार होश में ना आ जाए। वो इसे कमरे में ले जा चुकी और एक बार खुद भी पूछा था कि असल माजरा क्या था। उसने रोते हुए सब कुछ अपनी ममानी को बताया था। वो भी परेशान हो चुकी थी। इन लोगों को बदुआएं देने लगी, गालियां देने लगी, लेकिन असल फिक्र तो इन्हें इस बात की थी कि सालार भी घर पर है और आयत भी आकर सालार को पता चल गया तो वो अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुकी। आयत को कहा कि तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इस कमरे में ही हो जाएगा। पहले ही सालार ने जो कुछ किया इसने हम सबको काफी तोड़ कर रख दिया है। आयत ने ये सुना तो अपने आप को आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि क्यों, क्या हुआ है। सालार को वो रोते हुए कहने लगी, क्या क्या बताऊं तुम्हें, इसने खुद को शूट कर लिया था। ये तो शुक्र है कि बर वक्त जाकर इससे पिस्तौल ले ली, वरना मेरा बच्चा आज ना जाने किस हाल में होता। इसकी कंधे पर गोली लगी थी। कमरे में अभी भी नींद की आगोश में पड़ा है। होश में आता है तो आयत आयत करना शुरू कर देता है। मुझे समझ नहीं आती आखिर इस पर ऐसा कौन सा जादू हो गया है। एक तरफ इन्हें आयत के साथ हुए जुल्म पर दुख भी था, वहीं अपने बेटे के साथ वो जो कुछ होता होता देख चुकी थी वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सुनकर आयत भी परेशान हो चुकी, अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी हो रही थी। रोते हुए अपने दोनों हाथ अपनी ममानी के सामने जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ, लेकिन काश अपने माँ बाप के साथ मैं भी मर चुकी होती। इसकी इस बात पर ममानी ने इसके सर पर हाथ रखा, सब्र करने को कहा था। इम्तियाज साहब भी वहाँ आ गए और दोनों ने इसे दिलासा दिया कि फिक्र मत करो, इस दरिंदे शख्स ने जो कुछ किया इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। कुछ देर बाद ही ममानी ने इसके कमरे में एक खाना भिजवा दिया था और कमरे को लॉक कर दिया था। कमरे को बाहर से ताला लगाया गया कि सालार ये समझे कि इसके कमरे में कोई नहीं है। वहीं सालार को होश आ चुका था, लेकिन बार बार गुज़श्ता रात का सोचकर इसे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। इस वक्त रेहाना बेगम इसके पास मौजूद थी। कहने लगी, बेटा रोना बंद कर दो, तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे लड़की पर आकर खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी खूबसूरत लड़की लाऊंगी, तुम्हारी हम उम्र लाऊंगी। देखो वो तुमसे 5 साल बड़ी है, खानदान वाले तमाशा बना देंगे। शोर करते हुए सालार रोते हुए कहने लगा कि मैंने बचपन से इससे मोहब्बत की, मैं इससे बहुत पहले से ही बीवी मान चुका था। जानती हैं आप, इतने सालों से बस इससे मोहब्बत कर रहा हूँ। इसे देखकर मुझे बिल्कुल अपनी बीवी वाली फीलिंग आ गई। जब बार बार इसे रेहाना बेगम समझाने लगी तो वो कहने लगा कि अच्छा, अगर आपके लिए इतना आसान है तो किसी को भूल कर किसी और का हो जाना, तो मैं आपको कहता हूँ मेरे बाबा से तलाक लें और किसी और से शादी कर लें। रेहाना बेगम ने तो सर पर जैसे आसमान फट पड़ा। जी तो इनका यही चाह रहा था कि अभी उठें और अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दें। मगर जिस वक्त इस हालत में वो मौजूद था, ये सोचकर वो जब्त कर चुकी थी कि शायद बेहोशी का इंजेक्शन लगा था, इस वजह से ऐसी बातें कर रहा। वो चुपचाप इसके कमरे से बाहर निकल चुकी थी। इम्तियाज साहब ने इसे यूं दांत कुचकुचाते हुए देखा तो कहने लगे कि क्या हुआ है, लेकिन वो उन्हें क्या बताती कि आपके बेटे ने किस कदर बेशर्मी का मुजाहिरा किया है। अपनी माँ अपनी माँ को ही तौबा तौबा ये किचन में जा चुकी। 3 दिन गुजर चुके थे लेकिन सालार को चैन नहीं था। इस रोज वो कमरे से बाहर निकला तो गैर महसूस अंदाज में सीधा इस कमरे में गया जिसमें आयत रहा करती थी। कमरे को ताला लगाया था। इस वक्त इम्तियाज साहब तो अपने ऑफिस में थे और रेहाना बेगम सो रही।
मुलाजमा को बुलाकर कहने लगा कि चाबी दो इस कमरे की। मुलाजमा हड़बड़ा कर और कहने लगी कि नहीं, इस कमरे की चाबी तो मेरे पास नहीं है, वो तो बीवी जी के ने रखी हुई है। ये सुनकर वो सीधा इनके कमरे में गया था। अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे चाबी दें आयत के कमरे की। घबरा कर रेहाना बेगम कहने लगी कि तुमने चाबी का क्या करना है, इस कमरे की मत करो, ये पागलपन, वो कमरा खाली है। लेकिन अगले पल ने खुद अपनी माँ के कमरे के दराज तोड़ना शुरू कर दिया। तलार को एक तरह से वो चाबी मिल चुकी थी। रेहाना बेगम इसके पीछे पीछे भाग गई, लेकिन तब तक वो कमरा खुल चुका था। सामने का मंजर देखकर इसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि इसके इस वक्त बेड पर आयत सो रही थी। इसने जब आयत को देखा तो इसे लगा जैसे ये ख्वाब। कभी अपनी माँ को देखता, कभी आयत को। फिर आगे बढ़कर इसने आयत के चेहरे पर हाथ लगाया। वो सचमुच वहां पर मौजूद थी, लेकिन गाल पर अभी भी नील और गर्दन पर अभी भी जख्म के निशान मौजूद थे। अपने कंधे का दर्द भूलकर वो इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहने लगा कि आयत, क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम्हारी गर्दन पर जख्म कैसा? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हारे साथ? आयत ने जब इसे अपनी पास देखा तो ये घबरा चुकी थी। समझ न आया कि क्या रद्द अमल जाहिर है। रेहाना बेगम ने इसे दूर रखने को कहा था, लेकिन वो इससे मजीद अपने करीब करके पूछ रहा था कि बताओ, किसने किया है तुम्हारे साथ ये सब कुछ? रेहाना बेगम इसे आखिरकार थक कर सब कुछ बता ही दिया कि उमैर इसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर इसे पहली रात की तलाक देकर भेज दिया था। इतना सुनना था कि सलार चीखने चिल्लाने और कहने लगा कि इस कमीने की इतनी हिम्मत, इसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया। वो गुस्से से घर से बाहर निकल चुका था। एक कंधे पर प्लस्तर था, इसके बावजूद वो गाड़ी चलाता हुआ वहां से बाहर आ चुका था। इसका रुख सीधा इस उमैर के घर की तरफ था। ये इत्तेफाक ही था कि वो भी अपनी गाड़ी में इस वक्त ऑफिस की तरफ जा रहा था, जब इसने अपने पास मौजूद पिस्टल से इसके टायर पर फायर कर दिया। गाड़ी अपना तवाज़ुन बरकरार न रखी और जाकर सामने आने वाले ट्रक से टकराई। उमैर के दोनों टांगे टूट चुकी थी। वो सारी जिंदगी के लिए वाहिद हो चुका था। जब ये खबर आयत तक पहुंची तो इसकी रूह लरस चुकी थी। घर आकर इसने बड़े प्यार से आयत से कहा था कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। कमीना तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा था। अरे मैंने तो इसे किसी लड़की के काबिल ही नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वह गुजरने लगा। यहाँ आयत की इद्दत पूरी हो चुकी थी। धीरे धीरे इसने घर के कामों में भी अपनी ममानी की मदद करना आना शुरू कर दी। वो पहले से काफ़ी खामोश हो चुकी थी। इस दौरान सलार की भी तबीयत काफ़ी संभल चुकी थी, लेकिन दोबारा इससे शादी का जिक्र नहीं किया था, ना ही अपने माँ बाप से और ना ही आयत से। वो सोचती कि जाहिर सी बात है, जब जवान लड़का है, इसकी मोहब्बत तब तक ही इसके दिल में जोश मार रही थी जब तक वो कंवारी थी, लेकिन अब तो एक रात अपने शौहर के साथ गुजार चुकी है। भला कहाँ ये अब इससे अपना सकता है। जैसे ही इसकी इद्दत पूरी हुई और आयत की तबीयत पहले से कुछ संभल चुकी थी, तो इसने घर के सारे काम की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दी। इस शाम रेहाना बेगम ने अपनी बेगम और बहन और भांजी को अपने घर बुलाया था। तालार भी इस वक्त बाहर से घर आया था, जब सुनैना और इसकी खाला घर में बैठी हुई थी और आयत किचन में इनके लिए खाना तैयार कर रही थी। तालार के माथे पर बर पड़े थे। जब सुनैना ने इससे हाथ मिलाने के बाद भी इसके पास बैठ कर बातें करने ना चाहा, मगर इसकी नज़र तो आयत को ढूंढ रही थी। वो सीधा किचन में गया था। वो दुपट्टे को अपनी कमर पर बांधे इस वक्त एक जानिब कबाब फ्राई कर रही थी, दूसरी जानिब उसने बिरयानी को दम चढ़ा रखा और साथ ही वो सलाद भी काट रही थी। तालार ने इसे यूं काम करते देखा तो फौरन इसके पास चला आया। कहने लगा कि ये काम तुम क्यों कर रही हो? मुलाजमत से कहो ना। तो कहने लगी कि नहीं, हुमानी ने कहा है कि मैं अपने हाथों से खाना तैयार करूं। इन्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है।
सालार ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और फिर इसका हाथ पकड़कर वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा लिया। कहने लगा, अच्छा यहाँ बैठो, देखो तो कैसे खजल हुई पड़ी हो। फिर दूसरे हाथ से आइसक्रीम निकाल कर इसके हाथ सामने कर दी। कहने लगा, लो आइसक्रीम खाओ, ठंडी हो जाओ, ये कबाब में फ्राई कर देता हूँ। मैं आइसक्रीम देख कर तो इसे पुरानी यादें भी फिर से ताज़ा हो चुकी। मुस्कुराकर इसने वो आइसक्रीम ली और खाना शुरू कर दिया। वहीं बाहर लाउंज में बैठी हुई रेहाना बेगम के साथ साथ इनकी बहन और सुनैना पीछे से मंजर देख रही थी। जब वो ये डाइनिंग टेबल पर बैठी आइसक्रीम खा रही और सालार इसके लिए कबाब फ्राई कर रहा था। ये मंजर देखकर रेहाना बेगम गुस्से से तड़प गई। फौरन सुनैना को इशारा किया। सुनैना सीधी किचन में आई और अगले पल आकर सलार का बाजू पकड़ लिया। गुस्से से आयत को देखकर कहने लगी कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? ये काम तुम लाजमा को कहो या फिर इस आयत को कहो। तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो बाहर। लेकिन वो अपना बाजू छुड़वा कर कहने लगा कि नहीं, तुम मेहमान हो, बाहर जाकर बैठो। वैसे ये मेरा और आयत का घर है, हम अपने काम खुद करते हैं, हमें किसी तीसरे की मदाखलत बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो नैना का तो चेहरा सुर्ख लाल होने लगा। वो कहने लगी कि बाहर हमारी शादी की बात चल रही है, समझे? इंशाअल्लाह 2 हफ्ते बाद मैं तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में आने वाली हूँ और तुम बजाय इन बातों पे दिलचस्पी लेने के यहाँ पर कबाब फ्राई कर रहे हो। सालार के तो माथे पर बर्फ पड़ चुके थे। अगले ही पल इसने गुस्से से सुनैना को देखा था। कहने लगा, ये ख्वाब है तुम्हारे, समझी? मैं सिर्फ और सिर्फ आयत से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। बेहतर है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चली जाओ यहाँ से। वो इस कदर चीख कर बोला था कि बाहर बैठी खाला और इस रेहाना बेगम तक भी ये आवाज़ पहुँच चुकी थी। आयत ने तो चेहरे का रंग ही बदल चुका था। वो कहने लगी कि ये क्या कह रहे हो तुम? सालार, मैंने तुम्हें मना किया था कि ना तुम ये अल्फाज अपनी ज़बान पर दोबारा नहीं लाओ। लेकिन सालार कहने लगा कि जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। खाला, आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि मैं आपकी बेटी को अपनी बीवी बनाऊंगा। मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आयत से ही मोहब्बत करता रहूंगा। इसे मेरी मोहब्बत ही थी, इसका मेरा नसीब में लिखा जाना ही था। किसी और की ज़बरदस्ती कर दी गई, लेकिन फिर भी लौटकर वापस मेरे पास ही आई। अब मेरे और आयत के बीच जो भी आया, मैं इसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर तो सुनैना और इसकी माँ दोनों ही शर्मिंदा सी हो चुकी। रेहाना बेगम इन्हें कहती रह गई, लेकिन वो दोनों ही वहाँ से जा चुकी थी। शाम को जब इम्तियाज साहब घर आए तो उससे शिकायत लगाने लगे कि अपनी भांजी को चलता करें, हो गई पूरी इद्दत इसकी। ये तो एक बार फिर मेरे बेटे को फांसना शुरू हो चुका। पता नहीं ये चाहती क्या है। एक तो इसकी कोई ददियाल में रिश्तेदार भी मौजूद नहीं है, वरना इसे वहाँ पर भेज देती। आयत ये अल्फाज सुनकर कमरे में के बाहर खड़ी थी। जब इसने ये सुना तो इसे अपने लिए ये ज़मीन तंग लगने लगी। वो सीधा वहाँ से सालार के कमरे में गई, रोते हुए कहने लगी कि तुम चाहते क्या हो तुम? वो अगली पुल से मुस्कुरा कर कहने लगा कि मैं आयत सालार वो चाहता हूँ। अपने नाम को इसके नाम के साथ जुड़ा देकर वो हड़बड़ा सी गई। वो कहने लगी कि मत करो इसे, बड़ी हूँ मैं तुमसे। वो मुस्कुराकर इसके करीब आया और कहने लगा, तो क्या मोहब्बत में कहाँ लिखा है कि खुद से 5 साल बड़ी लड़की से मोहब्बत नहीं की जा सकती? ये सुनकर आयत की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो बेबसी से दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी कि ऐसा मत करो, तुम अपनी हरकतों की वजह से मेरा मकाम मामू मामानी की नज़र में गिरा रहे हो। लेकिन वो इसके दोनों हाथ थाम कर अपने लब पर रख चुका था और फिर हाथों को अपनी आंखों पर बारी बारी लगाने के बाद कहने लगा, जब तुम्हारा मुकाम सालार के दिल में बहुत बुलंद है, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता
है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। सलार मोहब्बत करता है तुमसे, शादी करना चाहता है, तुम सिर्फ सलार की हो। वो रोते हुए कह रही थी कि ये मुआशरा तुम्हें ताने देगा, तुम अभी बच्चे हो, तुम मैच्योर सोच नहीं रखते। जब तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे साथ जुड़ने वाले लोगों को ये पता चलेगा और फिर कुछ अरसे बाद जब मैं तुमसे वाकई उम्र में बड़ी लगने लगूंगी, तो फिर वो रोते हुए इसे हर मुमकिन तौर पर बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो ढीठ बना इसे कह रहा था कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयत को सलार के लिए लिख दिया गया है और मैं आयत को हर हाल में अपना बनाकर रहूंगा, वरना इस बार जब मैंने अपने सीने पर गोली चलाई तो दरवाजे को लॉक करके चलाऊंगा ताकि कोई ऐन मौके पर कमरे में ना आ सके। रेहाना बेगम और इम्तियाज साहब ने भी इसके ये अल्फाज सुन चुके थे। आयत तो चुपचाप मुजरिम बनी एक जानिब को बैठी थी। इम्तियाज साहब ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक बार जो गलती कर चुका था दोबारा करने की मत भी रखता था। जब इसने दो टोक लहजे में कहा था, आखिरकार रेहाना बेगम और इम्तियाज साहब को भी हथियार डालने ही पड़े। शादी की तैयारियां शुरू कर दी। रेहाना बेगम कहने लगी कि सादगी से निकाह ही कर दूं, लेकिन इसने शादी की धूमधाम से तमाम तर रसूमात अदा करने का कहा था। धीरे धीरे रेहाना बेगम भी एक गहरी सांस खारिज करके मान ही चुकी थी। धूमधाम से शादी करके उन्होंने आयत को इसके कमरे में बिठा दिया। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी, हिचकिचा रही थी। जब रेहाना बेगम इसके पास आई और आकर बोली कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि आज रात मेरे बेटे को अपने करीब ना आने देना। मैं नहीं चाहती कि इसे तुम्हारे वजूद की लत पड़े। बेहतर है कि इसे दूर रखो। जिस कदर हो सके इसके साथ भूखापन रखो ताकि वो खुद ही तुम्हें तलाक दे दे। मैं वादा करती हूँ कि एक बार तुम इसके दिल से उतर गई तो मैं तुम्हारी शादी अच्छे घर में कराऊंगी। इस बार तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। आया तो बिल्कुल अंदर से जैसे मर ही चुकी। वो चाहकर भी सलार के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना सकती। कुछ देर बाद ही सलार कमरे में आ चुका था। आते ही इसने आयत को अपने सामने देखकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसे अपने सीने से लगाया, लेकिन आयत कहने लगी कि दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हें कभी भी अपना शौहर नहीं मानूंगी। मेरे लिए यह आसान नहीं है और ना ही तुम मुझसे अपने मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाओ। ये सुनकर इसे लगा कि सलार गुस्सा करेगा, लेकिन वो हंसकर कहने लगा, अरे पगली, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हें यूं ही देखकर गुजार दूंगा। मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम मेरे निकाह में हो। अब किसी की जरूरत नहीं कि तुम्हें मुझसे जुदा कर सके। ये सुनकर आयत हैरान रह चुकी। इसने इसे अपने करीब नहीं आने दिया था। जानबूझकर रोखापन दिखाती। वो कपड़े निकालने को कहता तो आगे से उल्टा जवाब दे देती। पसंद की फरमाइश करता तो खाना भी बनाकर ना देती। लेकिन फिर भी वो इसको अपने पलकों पर बिठाए हुए था। धीरे धीरे इसका दिल बदलने लगा। ये मुआशरे की एक तलख खोज थी जो इसके जहन में नक्श कर दी गई थी। बीवी तो शौहर से 10-15 साल छोटी होती तो भी इसे कबूल कर लिया जाता। 50 साल का बूढ़ा 18 साल की जवान लड़की से शादी करता तो लोग खुशी से मुबारकबाद देते थे। लेकिन अगर वहीं लड़के से लड़की की उम्र जायद हो जाती तो वहीं औरतें बातें बनाते नहीं थकती। सलार की मोहब्बत देखकर आखिरकार आयत ने भी अपने दिल की सुनी और धीरे धीरे इसने अपना रवैया सलार के साथ बेहतर करना शुरू कर दिया। शुरू में तो रेहाना बेगम ने यही चाहा कि वो इस लड़की से अपने बेटे की जान छुड़वा दे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें भी आयत की आदत हो चुकी थी। और फिर जिस तरह वो इनका ख्याल रखती थी, इनका घर संभालती थी, इनका बेटा इनके साथ खुश था, ये देखकर उन्होंने अपने दिल के दरवाजे आयत के लिए खोल दिए। आज भी जब वो दोनों किसी महफिल या तकरीब में निकलते हैं तो
हर कोई इनकी जोड़ी को देखकर खूब तारीफें करता था। दोनों एक दूसरे के साथ तकरीब में निकलते हैं तो हर कोई इनकी जोड़ी को देखकर खूब तारीफें किया करता था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। रेहाना बेगम के लिए यही काफी